गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जो ये बीपीएससी के द्वारा जो शिक्षक भर्ती एग्जाम लिया जा रहा है, इसमें से पिछले जो एग्जाम हुए थे उसमें जो क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस किया गया था, उसकी व्याख्या के विश्लेषण किया गया था। उसमें देखा गया था कि लोकतंत्र को काफ़ी वेटेज दिया गया है। ठीक है, डेमोक्रेसी पर बहुत सारे यानी मोर देन 50% जो क्वेश्चंस थे ये डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र से पूछे गए थे। तो यहाँ पर प्लेटफॉर्म के द्वारा एक नया इनिशिएटिव लिया जा रहा है, एक नया प्रयास किया जा रहा है कि वो जो पॉलिटी का सेक्शन है, जो राज्य व्यवस्था का सेक्शन है, इसका एक रिवीजन जो है शॉर्ट फॉर्म में काफ़ी गुणवत्तापूर्ण क्वालिटी के साथ करवाया जाए और उसमें मुख्य रूप से डेमोक्रेसी या लोकतंत्र पर फोकस रखा जाए, क्योंकि 50% से अधिक क्वेश्चंस जो हैं पूछे गए हैं। इसका मतलब है कि डेमोक्रेसी को काफ़ी अधिक महत्व दिया गया है। अच्छा, दूसरी बात ये भी है कि चूंकि आप अगर एनसीईआरटी बेस्ड या एससीईआरटी बेस्ड आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं और वहाँ से ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसमें यह भी देखने में आया है कि मुख्य रूप से 9th और 10th के क्लास का जो पूरा सब्जेक्ट है उसमें कहीं न कहीं डेमोक्रेसी ही यानी लोकतंत्र ही सेंट्रल पॉइंट में है, केंद्र बिंदु में है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि नहीं चाहते हुए भी लोकतंत्र से क्वेश्चन बनता ही रहेगा। उस समय 50% पूछा गया है, हो सकता है कि थोड़ा अधिक बढ़ा दे, हो सकता है थोड़ा कम कर दे, लेकिन क्वेश्चन आने की पूरी संभावना होती है। तो आज का जो हमारा ये क्लास है ये बेसिकली एक डेमो क्लास है, जिसमें हम ये बताने का आपको प्रयास करेंगे कि डेमोक्रेसी का बेसिक कंसेप्ट होता क्या है, डेमोक्रेसी से क्वेश्चन को किस प्रकार से हम टैकल कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं इस टॉपिक से, और इसमें क्या कुछ हमें पढ़ना होता है, लोकतंत्र से किन किन चीज़ों का संबंध होता है, हमारे जीवन से इसका क्या लेना देना है। इस प्रकार की सारी चीज़ों को इन्वॉल्व करने का पूरा प्रयास किया जाएगा, जिसका एक पार्ट आज हम इस क्लास में प्रयास करेंगे कि पूरा कर दें। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे आज इकट्ठे हुए हैं। तो ध्यान से जरा इसको देखिए जो मैं शुरू कर रहा हूँ, और इत्मीनान से इसको सुनते जाना है, समझते जाना है, क्योंकि लोकतंत्र जो है ये अपने आप में एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग तो है ही साथ जीवन जीने का एक तरीका होता है, एक व्यवस्था के साथ साथ। तो इसको कई एंगल से देखने की आवश्यकता होती है, तब जाके हम इसको समझ सकते हैं। तो अधिक समय ना व्यतीत करते हुए सीधे हम अपने टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, क्या कुछ है जरा इसको देखें एक बार। तो जब हम लोकतंत्र या डेमोक्रेसी शब्द का उपयोग करते हैं तो एक सबसे पहली बात जो आप लोग जानते हैं फिर भी मैं उसको बताना चाहूंगा, और वो ये कि डेमोक्रेसी एक्चुअली में एक यूनानी शब्द से बना हुआ है। यूनानी जो शब्द है वहां से ये कंसेप्ट आया हुआ है। ठीक है, डेमोस और प्लस में क्रेसी, ये दो चीजें होती है। ठीक है, डेमोस का मतलब पीपल यानी लोग होते हैं, और क्रेसी का मतलब शासन होता है। तो कुल मिला के हुआ लोगों का शासन। ठीक है, तो नॉर्मली और बड़े ही सिंपल अर्थ में अगर हम देखें तो डेमोक्रेसी को पहचान इसी रूप में मिली हुई है। ठीक है, कि ये लोगों का शासन है। सामान्य तो अर्थ यही होता है, लेकिन ये एक सामान्य और सबसे निम्न स्तर का अर्थ है। केवल और केवल डेमोक्रेसी का मतलब लोगों का शासन नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि लोग इसमें महत्वपूर्ण होते हैं, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। तो पहली बात तो ये कि जब हम इस लोकतंत्र के तत्व की चर्चा करेंगे, एलिमेंट की चर्चा करेंगे कि इस लोकतंत्र के एलिमेंट्स क्या क्या हैं, तत्व क्या क्या है, तो उसमें से एक लोग तो आ ही जाएंगे, क्योंकि तो सबसे पहले नंबर पे है लोग यानी पीपल। इनका तो रहना आवश्यक है, इनके बिना तो लोकतंत्र को हम सोच भी नहीं सकते, उसके बारे में विचार भी नहीं कर सकते, लोकतंत्र पर कोई टीका टिप्पणी भी नहीं कर सकते। लोग के साथ साथ दूसरी भूमिका, जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो होता है वो होता है निर्णय। निर्णय या निर्णय की प्रक्रिया, डिसीजन प्रोसेस, ये दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है जो डेमोक्रेसी का एक एलिमेंट है, तत्व है। एक बात ध्यान रखिए, पहले मैं लिख लूं इसको, निर्णय की प्रक्रिया एक तो ये हो गया। तीसरी बात ये सहभागिता या पार्टिसिपेशन, इसकी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ये भी उसके एलिमेंट में शामिल होता है। चौथा,
समानता। अगर हम यहीं तक भी रुक जाएं तो भी हम बहुत कुछ आगे कर सकते हैं। किसी भी चीज के एलिमेंट की जब बात की जाती है तो पहले मैं ये समझा दूं आपको कि एक्चुअली में साइंस का टॉपिक है ये एलिमेंट, तत्व। कोई भी चीज जिससे बनी हुई है वो एलिमेंट है। किसी भी चीज की बात कर ली जाए, उसके बिना, यानी एलिमेंट के बिना उस चीज का अस्तित्व ही नहीं हो सकता है। इस धरती पर जितनी भी चीजें हैं सब में वो एलिमेंट है, तत्व है। तो अगर डेमोक्रेसी को हम एक चीज माने, एक वस्तु के रूप में माने, है ना, तो उसमें क्या क्या शामिल है कि उसके बिना डेमोक्रेसी नहीं होगी, उसके बिना डेमोक्रेसी या लोकतंत्र के बारे में हम सोच ही नहीं सकते हैं। तो उसमें से सबसे पहले नंबर पे हम लोग को रखेंगे, पीपल को। पीपल है तभी हम डेमोक्रेसी के बारे में सोच सकते हैं, पहली बात तो ये। दूसरा पॉइंट होता है निर्णय की प्रक्रिया। लोग जो हैं इस लोकतंत्र में, उनके द्वारा किस प्रकार से निर्णय लिया जा रहा है, निर्णय लेने में उनकी क्या भागीदारी है, उनको कितना अधिकार मिला हुआ है, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। जो सेकेंड पॉइंट है ये एलिमेंट के रूप में। तो यहां पर निर्णय की प्रक्रिया ये भी हो सकता है। एक पांचवा आप अधिकार की बात भी कर सकते हैं, क्योंकि अधिकार शब्द एक निकल के आ गया, एक एक आते जाएगा वो। राइट्स। निर्णय की प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी कितनी, लोगों को निर्णय की प्रक्रिया में अधिकार कितना, ये दूसरा सबसे महत्वपूर्ण तत्व हुआ, एलिमेंट हुआ। तीसरी बात होती है सहभागिता। लोकतंत्र में अगर कुछ लोग सहभागी हैं तो उसे हम लोकतंत्र कह तो सकते हैं, लेकिन उसे निम्न से निम्नतम स्तर का लोकतंत्र कहेंगे। क्योंकि एक्चुअली में डेमोक्रेसी जो है, जब ये लोग की बात करता है तो लोग में सभी की बात करता है। सहभागिता की अधिकता, केवल सहभागिता से बात नहीं बनेगी, सहभागिता की अधिकता, इसका होना बहुत ही आवश्यक है। अगर लोगों का पार्टिसिपेशन नहीं है तो वहां आप लाख प्रयास कर लें, लोकतंत्र को स्थापित नहीं किया जा सकता है। लोकतंत्र की स्थापना तभी हो सकती है जब लोगों की सहभागिता अपने उच्चतम स्तर पर हो, तब स्थापना भी होगी और वो लोकतंत्र धीरे धीरे करके समृद्ध होता जाएगा और अपनी आदर्श स्थिति को प्राप्त करने के निकट पहुंचेगा। है, अब इसमें आदर्श शब्द आया है, इसकी मीनिंग हम बाद में जानेंगे, पहले यहां पे आ जाते हैं। सहभागिता के बाद एक समानता बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट आता है। लोकतंत्र के साथ समानता हमेशा साथ साथ चलता हुआ चीज है। अगर आप समझें कि समाज में समानता नहीं है, लोगों के बीच इक्वलिटी नहीं है, लोगों में भेदभाव हो रहा है, चाहे वो धर्म के आधार पे हो, जाति के आधार पे हो, प्रजाति के आधार पे हो, वंश के आधार पे हो, जन्म स्थान के आधार पे हो, तो इस प्रकार का, या फिर वर्ग के आधार पे हो, आर्थिक आधार पर हो, तो इस प्रकार के भेदभाव से जहां पे हो वहां पे आप लोकतंत्र की कल्पना नहीं कर सकते। क्लियर कंसेप्ट है। तो यहां समानता का होना लोगों के मध्य आवश्यक है, तभी हम लोकतंत्र की कल्पना कर पाएंगे। और सबसे अंत में और अंतिम बात ये, बिना अधिकार के लोकतंत्र की कल्पना नहीं होगी। अधिकार का होना आवश्यक होता है। और केवल इतना ही नहीं, ये अधिकार जो हैं वो लोकतांत्रिक तरीके से, यानी लोकतांत्रिक अधिकार होने चाहिए। केवल अधिकार से बात नहीं बनेगी। अब प्रश्न दिमाग में उठ रहा होगा, अधिकार और लोकतांत्रिक अधिकार में अंतर क्या? इस पर भी चर्चा हम करेंगे एक समय के बाद। जैसे जैसे समय आते जाएगा वैसे वैसे इसकी चर्चा होती जाएगी। तो मैंने जो ये पॉइंट बताया है, इससे आपको इतना तो पता चल गया होगा कि लोकतंत्र में जब हम केवल और केवल कहते हैं लोगों का शासन, लोगों का शासन, तो केवल इतने भर से बात नहीं बन जाती है। लोगों का शासन केवल पूर्ण लोकतंत्र को रिप्रेजेंट नहीं करता है। एक पूर्ण कंप्लीट डेमोक्रेसी, पूर्ण लोकतंत्र के लिए इतनी चीजों का होना आवश्यक है। अगर ये सारी चीजें एक जगह पे मिलती हो किसी लोकतंत्र में, तब हम कहेंगे कि वो एक समृद्ध लोकतंत्र है, एक समृद्ध लोकतंत्र है। अभी भी वो आदर्श लोकतंत्र नहीं है।
तो इससे मैं क्लियर ये करना चाहता हूं कि लोकतंत्र में लोगों का शासन हो, ये केवल और केवल राजनीतिक लोकतंत्र कहलाएगा, राजनीतिक लोकतंत्र कहलाएगा, या लोकतंत्र का राजनीतिक स्वरूप कहलाएगा। लोकतंत्र का राजनीतिक स्वरूप कहलाएगा। इसका मतलब आपके समझ में आ रहा होगा कि लोकतंत्र का केवल स्वरूप राजनीतिक ही नहीं होता है, ये केवल एक है। लोकतंत्र के और बहुत सारे स्वरूप होते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि आपके एग्जाम का जो क्वेश्चन आएगा वो केवल इस बात पर नहीं आएगा जिसमें केवल लोकतंत्र का मतलब वोट डालना, वोट डालने का हम लोगों के पास अधिकार होना और उसके तहत अपने प्रतिनिधि को चुन लेना, सरकार का निर्माण हो जाना और सरकार का चलना, इतना ही लोकतंत्र नहीं है। अगर हम देखें तो लोकतंत्र उससे कहीं ज्यादा बढ़ के है और हमारे जीवन का एक अंग है, एक हिस्सा है, जिसमें हम निर्णय लेते हैं, वहां लोकतांत्रिक तरीका होना चाहिए। हम सहभागिता करते हैं, वहां लोकतंत्र की उपस्थिति है। लोग हैं जहां यानी समाज, वहां लोकतंत्र उपस्थित है। समानता जहां हो वहां लोकतंत्र होगा। अधिकार के केस में लोकतंत्र हो। फिर बचा क्या? यानी हमारे जीवन के प्रत्येक पहलू में लोकतंत्र शामिल होता है। कुल कहने का मतलब हमारा ये हुआ। तो इस तरह से आपका जो एक व्यू है वो ये बनना चाहिए कि लोकतंत्र का मतलब केवल राजनीतिक लोकतंत्र नहीं होता, या लोकतंत्र का राजनीतिक स्वरूप नहीं होता जिसमें केवल हम एक वोट डाल देते हैं और समझ लेते हैं कि हम लोकतांत्रिक हो गए। ये बिल्कुल भी नहीं है। लोकतंत्र इससे बहुत व्यापक है, बहुत विशाल है ना। और इसी बात को हमें यहां पर समझना होगा कि ये विशालता आखिर है कितनी, क्या क्या चीजें इसमें शामिल होती है, इसको हमें थोड़ा सा समझने का प्रयास करना होगा। तो अब हम आगे इसमें से देखें, अगर लोकतंत्र एक तो हो गया लोकतंत्र का राजनीतिक स्वरूप, लोकतंत्र का राजनीतिक स्वरूप, ये पहला जो वर्तमान समय में प्रचलन में है वो यही है। वर्तमान समय में प्रचलित लोकतंत्र का सिद्धांत यही है। लोकतंत्र का सिद्धांत यही है, परंतु यह पूर्ण लोकतंत्र को प्रदर्शित नहीं करता है। पूर्ण लोकतंत्र को यह प्रदर्शित नहीं करता है, बिल्कुल नहीं करता है। इससे पूर्ण लोकतंत्र की बात नहीं निकलती है, वो केवल एक हिस्सा निकलता है, लोकतंत्र का राजनीतिक स्वरूप। ठीक है। अब क्या हो सकता है? जैसा कि मैंने बताया, लोकतंत्र में हम लोकतांत्रिक लोकतांत्रिक निर्णय लेने में सक्षम हो कुछ आदर्श को प्राप्त करने में यदि लोकतंत्र सहायता करे, जैसे समाज के वंचित वर्ग के लिए रोजगार की गारंटी, भूखमरी से निजात आदि। तो यहां भी इसको लोकतंत्र के रूप में जाना जाएगा। क्या मैं लिख रहा हूं? देखो, हम लोकतांत्रिक निर्णय लेने में सक्षम हो, सबसे पहली बात ये, निर्णय हमारा लोकतांत्रिक होना चाहिए। ये बात मैं बाद में आपको समझाऊंगा कि लोकतांत्रिक निर्णय का मतलब क्या होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरी बात ये,
कुछ आदर्श की प्राप्ति। हम जिस देश में रहते हैं, इस देश में हमारे सामने समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, कई प्रकार की समस्याएं हैं। तो इन समस्याओं के समाधान में लोकतंत्र की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, और लोकतंत्र अगर इन समस्याओं का समाधान लोकतांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा करता है तो वो भी लोकतंत्र का एक हिस्सा होता है। उसमें कोई जरूरी नहीं कि हम राजनीतिक लोकतंत्र को ही केवल मान के चलते रहें और उसी के आधार पर सारा काम हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है ना। तो कहने का मतलब यह हुआ कि लोकतंत्र हमारे जीवन के सभी पहलुओं में शामिल है। पॉइंट मोस्टली ये निकल के आया कि लोकतंत्र हमारे जीवन के कई पहलुओं में शामिल है, कई पहलुओं में शामिल है। तो इस प्रकार से यह जीवन जीने की एक व्यवस्था है। अभी तक हमारे दिमाग में इतनी ही बात आती है कि जैसे ही लोकतंत्र की चर्चा हुई इसका मतलब वोट देना। अब हम वहां से यहां तक पहुंच गए कि लोकतंत्र का मतलब केवल वोट देना नहीं है, यह हमारे एक मानव के संपूर्ण जीवन के कई पहलुओं, कई चीजों में यह शामिल होता है। वो पहलू पहले चर्चा हो चुकी है, निर्णय लेने में, किसी भी प्रकार का मानव निर्णय ले, परिवार के अंदर कोई निर्णय ले, ठीक है, कोई सभा हो रही हो वहां पर कोई निर्णय ले, उसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है, ठीक है। कई प्रकार की समस्याओं का समाधान करना हो उसमें लोकतंत्र सहायता करता है। उसके बाद यहां यह भी ध्यान रखिए कि देश को एकीकृत करने में, इंटीग्रेट करने में लोकतंत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लोकतंत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऐसे करके बहुत सारे पॉइंट्स को जोड़ा जा सकता है। अब इससे क्या पता चलता है कि देश को एकीकृत करने में यह पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत एक काफी डाइवर्सिटी, विविधता वाला देश है। उतनी बड़ी विविधता को अगर एक किए हुए कोई चीज है तो वो डेमोक्रेसी ही है, लोकतंत्र ही है। क्योंकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में ऐसे ऐसे तत्व शामिल हैं, ऐसे ऐसे एलिमेंट शामिल हैं, ठीक है, जिनका अगर उपयोग किया जा रहा है, किया जाए तो वो जोड़ने का काम करती है, एक दूसरे को नजदीक लाने का काम करती है, समुदाय को, धर्म को, ग्रुप को, भाषा को। तो ये लोकतंत्र की सबसे खास बातें होती है। तो यहां पे अगर हम देख रहे हैं कि केवल वोटिंग नहीं, केवल वोट डालना वाला चर्चा नहीं, उससे अलग हट के हम कई चर्चाओं की ओर बढ़ रहे हैं। ये सभी क्या है, हमारे जीवन जीने के पहलू हैं अलग अलग। उन सभी पहलुओं में लोकतंत्र शामिल होता है। इससे एक बात तो पता चल गई कि लोकतंत्र का मतलब केवल केवल वोट डालना नहीं है। लोकतंत्र का मतलब केवल वोट का अधिकार नहीं है, ये उससे बहुत अलग है और बहुत ऊपर है। अब जैसे जैसे हम लोगों की क्लास आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हमें समझ में आते जाएगा कि लोकतंत्र में के जितने चीजें शामिल होती है ये कैसे महत्वपूर्ण है और हमारी लाइफ को कैसे ये प्रभावित करती है। लेकिन अब मैं फिर लौट के उसी पर आता हूं। मैं केवल इतना बताना चाह रहा था कि लोकतंत्र की एक्चुअल मीनिंग क्या होती है। केवल वोट डालना लोकतंत्र नहीं होता है, मैं ये बार बार कहना चाहता हूं, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट, आगे इससे बढ़ते हैं। तो कहने का मतलब यह हुआ कि लोकतंत्र में अब संपूर्ण विश्व में, लोकतंत्र के अनुसार संपूर्ण विश्व में वर्तमान समय में, लोकतंत्र वर्तमान में अगर देखें हम तो किस स्थिति में है, वो राजनीतिक लोकतंत्र की ही चर्चा होती है। राजनीतिक लोकतंत्र की तो पहले इसी की चर्चा कर लें, फिर आगे चलेंगे। राजनीतिक लोकतंत्र, राजनीतिक लोकतंत्र का मतलब यह होता है कि शासन में लोगों की भागीदारी, लोगों की भागीदारी। अब शासन में जब लोगों की भागीदारी होगी तो इसको हम किस तरीके से समझ सकते हैं? इसको समझने के कई तरीके हो सकते हैं। जनता स्वयं अपने ऊपर शासन करेगी, एक पॉइंट तो हम ये कह सकते हैं।
जनता स्वयं अपने ऊपर शासन करती है। शासन में भागीदारी का यह मतलब हुआ स्वयं अपने ऊपर शासन करती है। अब जब स्वयं को अपने ऊपर शासन करती है तो यहां से डिवीजन दो हो जाता है। दो क्या हो जाता है कि जनता वोटिंग के माध्यम से प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और प्रतिनिधि उन पर शासन करते हैं, उसको भी स्वयं का शासन ही कहा जाता है। और कभी ऐसा भी हो सकता है कि जनता जो प्रतिनिधि का चुनाव करे, ठीक है, वो सीधे प्रत्यक्ष रूप से जनता से जुड़े हुए हों और फिर उस कंडीशन में जनता स्वयं के ऊपर शासन करे। तो यहां पे क्या हो जाता है कि ये बंट जाता है एक्चुअली में दो हिस्सों में। दो हिस्सा में से क्या बंटा, स्वयं अपने ऊपर शासन करती है, यहां से आगे अगर चलें तो इसमें से एक आ जाता है अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष शासन और दूसरा आ जाता है प्रत्यक्ष शासन। दूसरा प्रत्यक्ष शासन आ जाता है, ठीक, अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष। तो डेमोक्रेसी यहां से डिवाइड होकर दो भाग में बंट गया। अब अगर हम यहां से शासन शब्द के बदले इसको लोकतंत्र में जोड़ दें, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और यहां हम जोड़ेंगे प्रत्यक्ष लोकतंत्र, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो कुल मिलाकर कंक्लूजन ये निकला कि राजनीतिक लोकतंत्र की हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं, लोकतंत्र के मात्र एक कंपोनेंट की। राजनीतिक लोकतंत्र में लोगों की शासन में भागीदारी होती है। शासन में भागीदारी का मतलब यह होता है कि जनता स्वयं अपने ऊपर शासन करती है, लेकिन शासन करने का तरीका दो भागों में बंट जाता है। एक भाग जिसमें प्रत्यक्ष शासन जनता का है, दूसरे भाग में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के जरिए शासन होता है। अब अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है कि जनता अपना प्रतिनिधि का चुनाव करती है, तथा प्रतिनिधि के माध्यम से प्रतिनिधि के माध्यम से शासन का संचालन होता है। शासन का संचालन होता है। एक तो पॉइंट ये हो गया, ठीक। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में अपना प्रतिनिधि का चुनाव करती है तथा प्रतिनिधि के माध्यम से शासन का संचालन होता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में प्रतिनिधि का चुनाव नहीं होता, प्रतिनिधि का चुनाव न होकर जनता की सीधी भागीदारी होती है। जनता की सीधी भागीदारी होती है, ये बात है। अब जरा समझिए बात को। शासन यानी पूरे देश को चलाना, और कैसे चलाना, तो देश के लिए एक संविधान लिखा गया है, संविधान में नियम लिखे गए हैं, उस नियम के अकॉर्डिंग ही हमें देश को चलाना है। तो अगर भारत के बारे में सोचे हम, इतनी बड़ी आबादी है और सारी आबादी इंक्लूड हो जाए, शामिल हो जाए शासन चलाने में, तो देश का शासन कैसा चलेगा? बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि इतने सारे लोगों के अपने अपने विचार होंगे, अपनी अपनी सोच होगी। कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। जो कानून में बातें लिखी हुई है उसको कुछ मानने वाले होंगे, कुछ उसका विरोध कर रहे होंगे। तो उस परिस्थिति में सभी लोगों की शासन में भागीदारी संभव नहीं हो पाएगी। ये एक असंभव काम है जो किसी कीमत पर पॉसिबल नहीं हो सकती है। हाँ, जो छोटा देश है जिसमें जनसंख्या बहुत कम है, वहां पर कुछ हद तक हम मान सकते हैं कि सभी लोगों को भागीदार बना लिया जाए। उसमें भी आपको समूह बनाना ही पड़ेगा, लेकिन फिर भी सभी लोग प्रत्यक्ष रूप से जुड़ जाएंगे और जुड़ने के बाद वो एक निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं। ऐसा हो सकता है। ये छोटे देशों की कहानी है, बड़े देशों की बात नहीं हो सकती इसी। तो छोटे देश में इस प्रकार का प्रत्यक्ष लोकतंत्र हो सकता है, ठीक, जहां पे जनता ने
प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी किया और भागीदारी करने के बाद उन्होंने अपने लिए ही कानून निर्मित किए और वो कानून उन्हीं पर लागू किया गया। ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। दुनिया में सामान्यतः अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ही देखने को मिलता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं के बराबर होता है। इसका एक उदाहरण अगर आप देखें तो स्विट्जरलैंड है। स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड, ठीक है। यहां पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है और प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है, इसका मतलब एक सबसे विशेष गुण प्रत्यक्ष लोकतंत्र का क्या होता है कि यहां पे बहुल कार्यपालिका होती है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एक प्रमुख गुण, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एक प्रमुख गुण बहुल कार्यपालक का होना है। बहुल कार्यपालक का होना है, ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। बहुल कार्यपालक का मतलब आप समझ रहे होंगे। जैसे हम अपने देश की अगर बात करें तो हमारे देश में एक कार्यपालक यानी कानून को लागू करवाने वाला जो प्रमुख होता है उसको हम प्रधानमंत्री के नाम से जानते हैं। हम प्रधानमंत्री के नाम से जानते हैं, वो तो एक ही होते हैं, ठीक है। और यही एक व्यक्ति कार्यपालिका का प्रमुख होता है। तो अगर हम इंडिया की बात करें अपने देश में, भारत में, तो यहां पे जो कार्यपालिका प्रमुख है, कार्यपालिका प्रमुख, तो हम ले सकते हैं प्रधानमंत्री को। जो वास्तविक प्रमुख है वो पीएम है। नाम मात्र का प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन वास्तविक जो प्रमुख है प्रधानमंत्री। तो ये एक व्यक्ति हुआ और इसके अंदर बहुत सारे मंत्री काम करते हैं। लेकिन जब हम स्विट्जरलैंड का उदाहरण देखें तो यहां पे बहुल कार्यपालक होता है। बहुल कार्यपालक का मतलब पीएम का पोस्ट ही 4 या 5 होता है, 4 या 5 होता है, यानी 5 वहां पे प्रधानमंत्री होंगे अगर देखा जाए तो। या राष्ट्रपति अगर कहा जाएगा वहां के शासक को तो 4-5 राष्ट्रपति होंगे, ठीक है। और ये सब मिलकर फैसला लेते हैं क्योंकि सामूहिक रूप से जनता जुड़ी हुई है। अच्छा, इसमें से क्या होता है, निचले लेवल में बहुत सारी जनता है, उसने अपने कुछ व्यक्तियों को समर्थन दिया, उस समर्थन से कुछ व्यक्ति ऊपर आ गए। अब नीचे की जनता छूट गई, उसमें से कुछ समूह बन गया 5 या 7। अब ऐसे समूह में जितने लोग थे उन्होंने फिर एक एक व्यक्ति को ऊपर निकाला, फिर वो नीचे का समूह छूट गया, फिर वो व्यक्ति बच गए। अब उन्होंने अपने में से एक एक निकाला, वो 5 रह गए ऊपर। वही 5 जो हैं वो बहुल कार्यपालक का निर्माण करते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। तो इस प्रकार के बहुल कार्यपालक में क्या होता है कि शक्ति का जो केंद्र है वो किसी एक व्यक्ति में नहीं होता, उस शक्ति का केंद्र उस सभी कार्यपालिका के प्रमुखों में बंटा होता है। तो यहां पर क्या होता है कि शक्ति का विकेंद्रीकरण रहता है, केंद्रीकरण नहीं होता, विकेंद्रीकरण सभी कार्यपालिका के प्रमुख सदस्यों में होता है या बंटा रहता है, विभाजित रहता है, ठीक है। विकेंद्रीकरण, केंद्रीकरण शक्ति का नहीं हो सकता है बहुल कार्यपालक वाले में, इस बात का ध्यान रखना है। अच्छा, एक पॉइंट और भी इंपॉर्टेंट है प्रत्यक्ष लोकतंत्र की। और क्या इंपॉर्टेंट है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र मुख्य रूप से जनमत संग्रह को बड़ा इंपॉर्टेंट मानता है। जनमत संग्रह इस प्रकार के लोकतंत्र का एक विशेष गुण होता है, एक विशेष गुण होता है। तो कुल मिला के रिफरेंडम जिसको कहते हैं, जनमत संग्रह, ये एक महत्वपूर्ण है। जनमत संग्रह का मतलब होता है कि जनता क्या सोचती है, जो कानून बनाया गया उस देश में जनता क्या सोचती है उस पर अपना विचार दे। और विचार में जनमत संग्रह में कानून अगर वो सही निकला तो ठीक है, नहीं निकला तो फिर उस पर विचार होगा और उसमें परिवर्तन की पूरी गुंजाइश बनी रहेगी। ये व्यवस्था होती है। ये बड़ी जटिल व्यवस्था लगती है क्योंकि जनमत संग्रह में अधिकांश जनता जो है
वो कानून को उस नजरिए से नहीं समझ सकती जिस नजरिए से उसको बनाया गया था। बनाने वालों ने अपने अपने तर्क के आधार पर उस कानून को निर्मित किया। अब सारी जनता का उसमें विचार लिया जा रहा है, सबके अपने अपने विचार होते हैं। उस परिस्थिति में प्रत्येक कानून में कहीं ना कहीं खामी निकलेगी ही। प्रत्येक शासन व्यवस्था में संचालित होने वाले जो भी आयाम होंगे उसमें समस्याएं निकल के आएंगी जब जनमत संग्रह की चर्चा होगी। तो यहां पर यह बड़ा ही एक विचित्र सा कंफ्यूजन क्रिएट करता है जनमत संग्रह। लेकिन चूंकि कम लोग जहां पे होंगे वहां पे उनसे उनके विचार लिए जा सकते हैं, और प्रत्यक्ष लोकतंत्र तो होता ही वहां है जहां पे छोटे लोग हो, कम लोक संख्या हो लोगों की, छोटा देश हो, जैसे स्विट्जरलैंड मैंने उदाहरण दिया। तो जनमत संग्रह इसकी एक विशेषता होती है और उसके आधार पे जो है शासन चलता है। कहने का मतलब यह हुआ कि एक शुद्ध रूप से बिल्कुल निष्पक्ष जो कानून निर्मित किया गया था प्रत्यक्ष लोकतंत्र में, उस पर भी अंगुली उठाई जा सकती है जनमत संग्रह के माध्यम से। ऐसी व्यवस्था अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में नहीं होती है। तो अभी तक चर्चा हमने प्रत्यक्ष की पर जिसमें प्रतिनिधि का चुनाव न होकर जनता की सीधी भागीदारी होती है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि दुनिया में प्रत्यक्ष की जगह पे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ही ज्यादा लोकप्रिय है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है कि शासन और जनता के बीच प्रतिनिधि का अस्तित्व होता है। हमेशा इस बात को याद रखिएगा। यही हमारा होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, जिसमें शासन और जनता के बीच प्रतिनिधि हों, यानी जनता अपने प्रतिनिधि को चुने और प्रतिनिधि के द्वारा शासन चलाया जाए, फिर उन्हीं जनता पे जिन्होंने उनको चुन के भेजा है। तो ये व्यवस्था अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की कहलाएगी, जिसमें जनता की सीधी भागीदारी शासन में नहीं हो रही है बल्कि जनता के प्रतिनिधियों की भागीदारी हो रही है। यह कहलाता है एक्चुअली में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अब इसमें क्या होता है, ये जो जनता की भागीदारी से जो प्रतिनिधि चुन के आए थे, उन प्रतिनिधियों के व्यवहार पर और विचार पर निर्भर करता है कि ये अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कितना सफल हो या कितना विफल हो। लेकिन यह भी ध्यान रखना है कि जो जनता अपना प्रतिनिधि का चुनाव करेगी, ठीक है, तथा प्रतिनिधि के माध्यम से शासन का संचालन होगा, यह भी आगे चल के पूरी दुनिया में दो हिस्सों में बंट जाता है। पहले तो मैं ये बता दूं आपको, जिस देश की आबादी बहुत अधिक होगी उस देश में आप प्रत्यक्ष रूप से जनता से संपर्क सरकार नहीं कर सकती है। शासन के प्रत्येक बिंदु पर सभी लोग उसमें भाग नहीं ले सकते हैं। तो उस परिस्थिति में एक ही रास्ता बचता है कि जनता के द्वारा कुछ प्रतिनिधियों का चुनाव कर लिया जाए और ये प्रतिनिधि को ही जनता का विचार माना जाए। तो प्रतिनिधि जो विचार देते हैं वो जनता का विचार मान लिया जाएगा और उसके अनुसार फिर देश की शासन व्यवस्था को संचालित किया जाएगा। इस व्यवस्था को हम अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के नाम से जानते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, पूरी दुनिया में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के भी दो भाग देखने को मिलते हैं। ठीक, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र अब प्रतिनिधि वाला अप्रत्यक्ष लोकतंत्र हो गया है। ठीक है, अप्रत्यक्ष में हमेशा प्रतिनिधि होंगे ही होंगे, ध्यान दीजिए इसमें, क्योंकि शब्द ही अप्रत्यक्ष है। इसको हम अप्रत्यक्ष लोकतंत्र या प्रतिनिधि का लोकतंत्र भी कह सकते हैं। अब आगे जरा इसमें देखें कि इसके क्या हिस्से बनते हैं। तो आगे देखिए, अब हम आते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र पर। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र या आप इसको प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कह सकते हैं। प्रतिनिधि लोकतंत्र, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इसको कहा जाएगा। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के नाम से हम इसको जानेंगे। ठीक है, ऐसा कुछ कहते हैं इसको, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी या प्रतिनिधि लोकतंत्र। इसके भी दो भाग बन जाते हैं। एक बनता है संसदीय प्रतिनिधि लोकतंत्र और दूसरा बनता है अध्यक्षात्मक
प्रतिनिधि लोकतंत्र। दो बनता है, ध्यान दो बात को, दो हिस्से होते हैं। एक तो हो गया संसदीय प्रतिनिधि लोकतंत्र, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, और उसके नीचे रिप्रेजेंटेटिव भी आएगा, रिप्रेजेंटेटिव। और एक यहां हो जाएगा प्रेसिडेंशियल रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। अब मैं वहां चल रहा हूं जहां से क्वेश्चन निकलने की पूरी संभावना एग्जाम में होगी, ठीक है, क्योंकि मैं अब आ चुका हूं संसदीय प्रतिनिधि लोकतंत्र पर। सीधा एग्जाम का क्वेश्चन ये हो सकता है कि भारत में जो लोकतंत्र है वो इस दोनों में से कौन है, या दोनों का लक्षण उसमें कॉमन मिलता है, या दोनों से बिल्कुल अलग है। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो जरा इस पर ध्यान दें। संसदीय प्रतिनिधि लोकतंत्र जो होता है, संसदीय प्रतिनिधि लोकतंत्र, ठीक है, और अध्यक्षात्मक प्रतिनिधि लोकतंत्र जिसको प्रेसिडेंशियल रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी और पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के नाम से भी जाना जाता है, इसमें कुछ बेसिक डिफरेंस होता है। पहला डिफरेंस क्या होता है कि ये वाली व्यवस्था जो है ना, इसमें उत्तरदायित्व होता है। उत्तरदायित्व इसका सबसे पहला एलिमेंट है। उत्तरदायित्व को हम कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक। और यहां जब आएंगे तो होगा इस वाले में उत्तरदायित्व नहीं, उत्तरदायित्व नहीं होता है, नो रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहली बात तो ये हो गई, ठीक। एक तो बहुत बड़ा चेंज ये हुआ। दूसरा पॉइंट क्या है कि जो संसदीय प्रतिनिधित्व लोकतंत्र होता है, इसमें शक्ति का पृथक्करण नहीं होता है, नहीं होता है। सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर, नो। इसमें यस, मैं सीधे यस लिख रहा हूं, ठीक है। सेपरेशन ऑफ पावर इसमें होता है। इसमें क्या है कि पीएम एंड मिनिस्टर आर डुअल मेंबर्स। प्रधानमंत्री या मंत्री की दोहरी सदस्यता होती है, दोहरी सदस्यता होती है। यहां पे लिखेंगे सिंगल मेंबरशिप होता है, सिंगल मेंबरशिप मतलब इकहरी सदस्यता कह सकते हैं, इकहरी सदस्यता होती है। और भी कई सारे डिफरेंस हैं। इसमें एक और भी बात है कि जो संसदीय प्रतिनिधि लोकतंत्र है ये अस्थाई नहीं होता है, अस्थाई नहीं होता है, नो स्टेबिलिटी, नो स्टेबिलिटी। और इसमें होगा कि स्टेबिलिटी होती है, अस्थाई होता है, समझे, ये पॉइंट्स। तो कुल मिला के अगर हम डिफरेंस देखें तो इतने डिफरेंस होते हैं। अब इसमें से एक डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था पिछली बार कि संसदीय प्रतिनिधित्व लोकतंत्र की इसमें से कौन सी एक विशेषता नहीं है, और शक्ति का पृथक्करण उसमें एक ऑप्शन था, जबकि होना चाहिए शक्ति का पृथक्करण नहीं। तो इस तरह से कंप्लीट अगर हम किसी एक टॉपिक को पढ़ते हैं तो कहीं से भी क्वेश्चन किसी तरीके से आएगा, हम उसका बिल्कुल आंसर सिंपल वे में प्राप्त कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब इस पॉइंट को मैं क्लियर कर दूं,
ये क्या क्या इसमें लिखा हुआ है, तो आपके कई सारे क्वेश्चंस एग्जाम में यहां से निकलने की पूरी गुंजाइश रहेगी। ठीक है, तो जरा इसको देखते हैं कि क्या क्या पॉइंट इसमें से होने वाला है। संसदीय प्रतिनिधि लोकतंत्र भारत में है, पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, भारत इसका एक उदाहरण है। इसको प्रधानमंत्री प्रणाली वाली सरकार भी कहा जाता है, एक तो ये भी। और अध्यक्षात्मक जो प्रतिनिधि है, इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल यूनाइटेड स्टेट अमेरिका है, जहां का कार्यपालिका प्रमुख एक राष्ट्रपति होता है। ठीक है, एक प्रेसिडेंट होता है। हमारे यहाँ के प्रेसिडेंट और वहां के प्रेसिडेंट में जमीन आसमान का अंतर होता है, ध्यान रखिएगा ये। अब समझिए बात को, एक बहुत सिंपल सा कंसेप्ट में समझाता हूं कि हम अगर अपने संसद की बात करें तो हमारे संसद में लोकसभा है और राज्यसभा है। ठीक, राज्यसभा दो हाउस हैं। लोकसभा का चुनाव होता है, चुनाव जिसे अभी हो रहा है 5 वर्ष पर, 5 वर्ष पर। होल इंडिया को कई क्षेत्रों में बांटा गया, प्रत्येक क्षेत्र से एक व्यक्ति चुन के जाएगा लोकसभा में, वो लोकसभा का एमपी कहलाएगा। ठीक, लोकसभा का चुनाव होता है इस तरह से। अब समझिए बात को कि लोकसभा के चुनाव 5 वर्ष पर हुए, एमपी चुने जाते हैं, एमपी चुने जाते हैं। तो चुनाव तो लोकसभा का हो रहा है, लेकिन हम लोगों का ध्यान किस तरफ है? लोकसभा में कौन एमपी चुन के गया, इस पर हमारा ध्यान कम अभी है, लेकिन इस पर ध्यान ज्यादा है कि केंद्र में सरकार किसकी बनेगी। अब एक बात समझिए, जो एमपी चुन के जाएंगे लोकसभा में, तो लोकसभा तो विधायिका का हिस्सा है ना, जो कानून का निर्माण करती है। ये तो लेजिस्लेशन का हिस्सा होती है। चुनाव विधायिका के लिए हो रहा है, और फिर उससे निर्मित क्या होगी? कार्यपालिका, सरकार का निर्माण होगा। और सरकार किसका हिस्सा? सरकार कार्यपालिका का हिस्सा होती है। इसका मतलब समझ में आया? इसका मतलब यह है कि ऐसी व्यवस्था जिसमें विधायिका और कार्यपालिका दोनों मिले हुए हों, एक तरह से मिले हुए हों, दोनों का शक्ति अलग अलग नहीं कर दिया गया, दोनों का जोड़ा हुआ है। विधायिका से ही कार्यपालिका का जन्म हो रहा है, क्योंकि विधायिका यानी लोकसभा के चुनाव से हमारे देश में सरकार का जन्म होता हो। इस प्रकार की व्यवस्था ही कहलाती है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी रिप्रेजेंटेटिव्स, संसदीय प्रतिनिधि लोकतंत्र या संसदीय प्रणाली की सरकार, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसी को कहा जाता है। समझे? ये वाली व्यवस्था जहां विधायिका से कार्यपालिका का जन्म होता हो, सरकार का जन्म होता हो। एक तो पॉइंट ये हो गया। अब बात को समझिए, चुनाव लोकसभा का, बनेगी सरकार, चलिए कोई बात नहीं बनेगी। अब क्या होगा? जो एमपी चुने जाएंगे उसमें सबसे अधिक एमपी जिस पार्टी के होंगे, अगर उनको बहुमत मिल गया, बहुमत के लिए 272 सीट चाहिए, जिस पार्टी को 272 सीट मिल गई, लोकसभा के 272 एमपी हो गए, वो सरकार बनाने में सक्षम रहेगी। क्या होगा? उन सभी एमपी की बैठक होगी, बैठक में एक नेता चुना जाएगा, और जो नेता चुना जाएगा वो बनेगा प्रधानमंत्री। अब ये प्रधानमंत्री जो बना, ये विधायिका का हिस्सा था, विधायिका का सदस्य है, लोकसभा का सदस्य है, लेकिन अब ये कार्यपालिका का भी सदस्य हो गया है। तो इसका मतलब इसकी दो सदस्यता है, विधायिका का भी सदस्यता, कार्यपालिका की भी सदस्यता, दो सदस्यता होते हैं पीएम के। इसके साथ साथ ये प्रधानमंत्री अकेले इस देश को संभाल नहीं पाएगा, कुछ मंत्री की आवश्यकता पड़ेगी, सहयोगी लोगों को, लोगों की, जिसको मंत्री कहेंगे। मंत्री भी यहां से उठाएगा, ये चुने हुए लोगों से, यहां से भी उठा सकता है, राज्यसभा से भी, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना यह होगा कि वो जो मंत्री बनेंगे उनको चुनाव में जीतना आवश्यक है। चुनाव जीते हुए व्यक्ति ही मंत्री बन सकते हैं। हाँ, ये एक व्यवस्था की गई है, कोई बिना चुनाव जीत के भी मंत्री बन सकता है, लेकिन 6 महीने के अंदर फिर उसको चुनाव जीतना ही पड़ेगा। तो अंत में रिजल्ट ये निकला कि चाहे लोकसभा का हो चाहे राज्यसभा का हो, जीता हुआ व्यक्ति ही मंत्री बन सकता है। तो कहने का मतलब वो विधायिका का सदस्य ही होगा जो मंत्री भी बनेगा। तो मंत्री भी दोहरी सदस्यता के हो गए, विधायिका के भी हो गए, कार्यपालिका के भी हो गए। एक पॉइंट समझ में आ गया होगा आपको कि किस तरह से इस व्यवस्था में प्रधानमंत्री और मंत्री जो होते हैं वो दो तरह के सदस्य होते हैं, विधायिका के भी होते हैं, कार्यपालिका के भी होते हैं। अब बात समझिए, ये सरकार को चलाएंगे, देश में शासन व्यवस्था को चलाने की जिम्मेवारी इनकी होगी। लोकतांत्रिक तरीके से चुन के आए हैं, क्योंकि जनता ने वोट डाला है। जनता ने वोट डाला तो किस प्रकार के लोकतंत्र का प्रयोग किया?
जनता ने वोट डाल के राजनीतिक लोकतंत्र का प्रयोग किया। हम केवल राजनीतिक लोकतंत्र पढ़ रहे हैं और लोकतंत्र के अन्य कंपोनेंट को, स्वरूप को हमने बिल्कुल छोड़ रखा है, अभी उस पर कोई चर्चा नहीं है, केवल राजनीतिक लोकतंत्र। तो राजनीतिक लोकतंत्र के तहत जनता ने वोट दिया, वोट देने के बाद ये सरकार चुनी गई, जिसको हम लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार कहेंगे। अब ये सरकार जब अपना काम करेगी तो तानाशाही तरीके से काम नहीं कर सकती है। क्यों? क्योंकि ये संसद के साथ ही जुड़ी हुई है, लोकसभा या विधायिका से ही इसका जन्म हुआ है। तो जब जब ये कोई कार्य करेगी वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी रह के कार्य करेगी, क्योंकि विधायिका इससे सवाल पूछेगी और सवाल का जवाब अगर ये सरकार सही से नहीं दे पाई तो इस सरकार के समाप्त होने का खतरा भी हमेशा मंडराता रहेगा, अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से। तो उस परिस्थिति में ये सरकार एक उत्तरदायी सरकार होगी, जो जनता के प्रति अपना उत्तरदायित्व दिखाएगी, और अगर नहीं दिखाएगी तो विधायिका जो है उससे सवाल कर सकती है और सवाल का जवाब संतुष्टदायक नहीं देने की स्थिति में सरकार जा सकती है। इसीलिए कहा जाता है कि इस प्रकार की व्यवस्था वाली सरकार जो है वो उत्तरदायी होती है, रिस्पॉन्सिबल सरकार होती है। ठीक, ये तानाशाही रवैया नहीं अपना सकती है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा इस बात को। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर संसद है, संसद जनता के प्रतिनिधि हैं उसमें बैठे हुए, और वो कभी नहीं चाहेंगे कि जनता के अगेंस्ट या जनता से ये तानाशाह रूप में कार्य कर सके, ये सरकार तानाशाही रूप में कार्य करे। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी सबसे विशेष गुण होती है, दोहरी नागरिकता होती है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि विधायिका से ही चूंकि कार्यपालिका का जन्म होता है, विधायक जो कार्यपालिका के सदस्य होते हैं वही विधायिका में जाके बैठते हैं, इसीलिए दोनों मिलजुल के काम करती है। शक्ति बिल्कुल दोनों की अलग अलग नहीं समझ में आती, दोनों की शक्तियां मिली हुई थी, शक्ति का पृथक्करण नहीं होता है, शक्तियां दोनों की मिली होती है। किसमें? संसदीय प्रतिनिधि लोकतंत्र में। ठीक है, इतने पॉइंट आपको याद रखना है। लेकिन ये सरकार अस्थाई नहीं होगी। अस्थाई इसलिए नहीं होगी क्योंकि सरकार की जिंदगी, सरकार का लाइफ डिपेंड कर रहा है किस पर? ये 272 सीट पर। और ये 272 सीट कहां? संसद में। अगर संसद में सीट की संख्या घट गई तो सरकार गिर जाएगी। गिर गई मतलब उसका अस्थाई नहीं होना है। इसका मतलब यह हुआ कि इस प्रकार के लोकतंत्र में जो सरकार का निर्माण होगा वो सरकार अपना पूरा समयकाल कंप्लीट कर ले, इसका कोई भरोसा नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। कभी भी सरकार गिर सकती है, क्योंकि सीटों के खेल पे, आंकड़ों पे सरकार ये होती है। इसमें अस्थायित्व नहीं होता, उत्तरदायित्व होता है। अब आते हैं प्रेसिडेंशियल रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में। ये क्या है? पार्लियामेंट्री से बिल्कुल अलग है। इसमें क्या होता है? प्रेसिडेंशियल में अगर यूएसए का एग्जांपल लिया जाए तो वहां भी संसद तो होता ही है, लेकिन वहां संसद का चुनाव और राष्ट्रपति का चुनाव, जो कार्यपालिका का प्रमुख है, राष्ट्रपति का चुनाव, दोनों अलग अलग चीज है, दोनों एक साथ नहीं होते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि संसद के चुनाव से वहां राष्ट्रपति का निर्माण नहीं होता है। राष्ट्रपति के लिए वहां अलग चुनाव की प्रक्रिया है, संसद के लिए अलग चुनाव की प्रक्रिया है। संसद के चुनाव से लोकसभा और जो राज्यसभा, वहां की जो हाउस ऑफ कॉमन्स और सीनेट है वो भरी जाएगी। ठीक है, और राष्ट्रपति का चुनाव बिल्कुल अलग प्रक्रिया से होगा और उसमें केवल राष्ट्रपति ही चुने जाएंगे। तो एक पॉइंट तो समझ में आ गया होगा कि जो राष्ट्रपति वहां चुना जाता है अमेरिका में, वो केवल कार्यपालिका का सदस्य होता है, वो विधायिका का मेंबर नहीं होता, क्योंकि उससे उसको कोई लेना देना नहीं होता है। तो ये तो एक सदस्यीय हो गया। इसमें दो सदस्यता, इसकी दोहरी सदस्यता नहीं होती है, सदस्यता इकहड़ी होती है। पहली बात तो ये इकहड़ी सदस्यता हो गई। अब इस राष्ट्रपति को भी कुछ मंत्री की जरूरत पड़ेगी देश को चलाने के लिए। यहां तो प्रधानमंत्री मंत्री कहां से लाया था? तो जो निर्वाचित हुए थे लोकसभा राज्यसभा में, वहां से ले आया था। यहां तो वो ला ही नहीं सकता है, क्योंकि संसद से इसका कोई मतलब नहीं है, संसद के चुनाव से यहां कुछ होता नहीं है। तो फिर ये क्या करता है? किसी भी व्यक्ति को मंत्री चुन सकता है। राष्ट्रपति के पास ये पावर होती है, किसी भी व्यक्ति को मंत्री चुन सकता है। तो उस स्थिति में जब ये किसी भी व्यक्ति को मंत्री चुनेगा तो वो मंत्री भी केवल और केवल कार्यपालिका का ही हिस्सा होगा, विधायिका से उसको कोई मतलब नहीं होगा, विधायिका का सदस्य वो नहीं होगा, लेजिस्लेशन का सदस्य नहीं होगा। तो ये दोनों इकहड़ी नागरिकता, इकहड़ी सदस्यता लिए हुए रहते हैं। विधायिका से कोई मतलब नहीं होता है, विधायिका के चुनाव से राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होता, इसीलिए यहां पर
दोनों के पावर जो होते हैं वो बिल्कुल सेपरेट होते हैं, एक मिले हुए नहीं होते। तो शक्ति का पृथक्करण इस प्रकार के डेमोक्रेटिक सिस्टम में होता है, शक्ति का पृथक्करण होता है। विधायिका की अपनी शक्ति होती है और राष्ट्रपति की अपनी शक्ति होती है, उसके हिसाब से वो कार्य करते हैं। ठीक, तो एक तो पॉइंट ये हो गया। दूसरी बात ये कि राष्ट्रपति विधायिका का सदस्य नहीं है, जैसे प्रधानमंत्री यहां पे था, मंत्री सारे थे, इसीलिए राष्ट्रपति अपने किए गए कार्यों के लिए जो भी काम वो करेगा, जो निर्णय लेगा, उसके लिए वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। वो स्वच्छंद होकर, निष्पक्ष होकर अपने तरीके से काम करेगा, यानी उसमें उत्तरदायित्व नहीं होता है। इसका मतलब ये हो गया कि वो निरंकुश तरीके से भी कई निर्णय ले सकता है, क्योंकि विधायिका जो है उससे उसका कोई लेना देना नहीं है, विधायिका के प्रति उसकी कोई उत्तरदायित्व नहीं होती है। ये सबसे बड़ी डिमेरिट मानी जाती है अध्यक्षात्मक प्रतिनिधि लोकतंत्र की। ठीक, उत्तरदायित्व नहीं है, और इसकी सबसे बेस्ट है कि उत्तरदायित्व के साथ ये सरकार चलती है। अब उसके बाद सबसे इंटरेस्टिंग बात लेकिन एक और भी है कि राष्ट्रपति का चुनाव अगर अमेरिका में एक बार होता है तो आप मान के चलिए कि जो व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पे पहुंचा वो 99.9% अपना कार्यकाल पूरा करेगा, सरकार बीच में नहीं गिरेगी। क्यों? क्योंकि सरकार की जो स्टेबिलिटी है वो विधायिका में नंबर पर डिपेंड अमेरिका में नहीं करता है कि उसके संसद में कितने लोग हैं कि नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव विधायिका से हुआ नहीं था, विधायिका के चुनाव से कोई लिंक इसका नहीं था, इसलिए नंबरिंग से कोई मतलब इसका नहीं होता है। इसमें एक बार जो चुनाव हो गया तो ये लगभग अपने कार्यकाल को पूरा करेगा। एक्सेप्शन में इस पर महाभियोग न लगा दिया जाए, जब महाभियोग लग जाएगा तभी इसको हटाया जा सकता है, इसके समय काल से पहले, वरना इसको हटाया नहीं जा सकता है। तो इस तरह से हम इस निर्णय पे पहुंचते हैं कि ऐसी सरकार एक तरह से स्टेबल होती है, एक बार अगर बन जाती है तो फिर टूटने की कोई गुंजाइश उसकी नहीं है, समाप्त होने की गुंजाइश नहीं है। तो इतने सारे प्रॉपर्टी के साथ हमने दोनों लोकतंत्र के बीच के डिफरेंस को समझने का प्रयास किया। अब किसी प्रकार का क्वेश्चन आपके पास अगर आ जाए तो इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि कौन सा निम्न में से एक संसदीय प्रतिनिधि लोकतंत्र का की विशेषता नहीं है। 4 पॉइंट हमने लिखा है, 3 पॉइंट एग्जाम में लिखा रहेगा, चौथे में ये डाल देगा अस्थायित्व होता है, तो ये नहीं होगा क्योंकि संसदीय प्रतिनिधि लोकतंत्र में अस्थायित्व हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो नंबरिंग पर चलता है और नंबर घटा अगर तो सरकारें गिर जाएगी। इस प्रकार से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो मैं क्वेश्चन का फॉर्मेट के रूप में मैं आपको लिख रहा हूं ये कि ये ऑप्शन नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और यहां से क्वेश्चन निकल के आएगा। तो आज हमने ये जो है डेमोक्रेसी के जो टाइप देखे हैं, केवल और केवल पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, राजनीतिक लोकतंत्र के एप्लीकेशन के तौर पे हमने एक पॉइंट आपको समझाया है। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे रहने देते हैं। अगले क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो फिर एक और नए टॉपिक के साथ इस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।